जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा पीसीएस के द्वारा रिसेंटली कंडक्टेड पॉलिटी के क्वेश्चंस की और एक एक करके सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। वीडियो में बढ़ने का तरीका आप जानते ही हो, पहले वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है राज्यसभा के बारे में। कह रहे हैं कि एक परमानेंट बॉडी और डिजॉल्व नहीं होती है। दूसरा, 1/3 जो हर मेंबर है वो 2 साल में रिटायर होते हैं। तीसरा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और चौथा, ये डिसॉल्व हो सकती है बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये ऑप्शन है 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 4 एंड 1, 2, 3 and 4। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पहले भी ऐसे सवाल बहुत बार देखने को मिलते ही हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये एक परमानेंट बॉडी है और डिसॉल्व नहीं होती, इसको लेके देखो बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। CAPF में भी पूछा गया था कि राज्यसभा नेवर डिसॉल्व एंड कैन बी कॉल टू एनी सेशन एट शॉर्ट नोटिस। और इसके बाद फिर बताते हैं कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ये सिमेट्रिकल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CAPF में। तो अगर राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो आप जानते हो राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। बहुत ही आसान सवाल है ये, तो परमानेंट नेचर की बॉडी है। और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। और हमारे आर्टिकल 80 में इनके बारे में मेंशन है ना। और इसके अलावा ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब लोकसभा क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, बट जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये परमानेंट इसलिए है ना क्योंकि ये कंटिन्यूअस वर्क करती है और इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। और जो 1/3 रिटायरमेंट वाली बात कह रहे हैं वो बात भी बिल्कुल सही है। इनमें जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका फिक्स्ड पीरियड होता है 6 ईयर्स का। और जो इलेक्शन है ये हर दूसरे साल होते हैं, हर 2 सालों में इलेक्शन होते हैं, जिसमें से जो 1/3 सीट है ये जो भी वैकेंट होती है ना हर 2 सालों में 1/3 सीट वो फिल्ड हो जाती है इलेक्शंस के थ्रू। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को इंश्योर करता है और कोई वैक्यूम नहीं रहता लेजिस्लेचर में। इसमें एक बात और है, आर्टिकल 64 जब आप पढ़ोगे इसमें साफ तौर से बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के कौन, वाइस प्रेसिडेंट। और ये प्रिजाइड करते हैं हाउस को, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये खुद में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, बट ये हाउस को प्रिजाइड करते हैं। और जब टाई आता है उस केस में ये वोटिंग करते हैं। और इनके एब्सेंस में, वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन काम करते हैं जो कि राज्यसभा से इलेक्ट होते हैं। ठीक है। और इमरजेंसी की जो बात कह रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी देखो 352 में लगती है, आप जानते हो। इसमें भी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, केवल लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है बाय द प्रेसिडेंट। और कुछ खास पावर भी हैं राज्यसभा के, जैसे आपने सुना होगा ऑल इंडिया सर्विसेज ये क्रिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 312। और इसके अलावा पार्लियामेंट का पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 249, है ना। और राज्यसभा इनिशिएट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के मोशन को, और लोकसभा उसके बाद फिर हैंडल करता है प्रेसिडेंट के रिमूवल को। और इस तरह से जो राज्यसभा है वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है। तो इसमें जो पहला कह रहे हैं एक परमानेंट बॉडी डिसॉल्व नहीं होती, बिल्कुल सच है। दूसरा कह रहा है 1/3 मेंबर हर 2 सालों में रिटायर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से हर 1/3 करके 3 बार में ये पूरे तरीके से सारे मेंबर्स फ्रेश आ जाते हैं। देन इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये भी आप जानते ही हो, बिल्कुल सही है। ये तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और जो चौथा कह रहे हैं डिसॉल्व हो सकती है बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नहीं, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो इस तरह से चौथा गलत है और बाकी तीनों सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 1, 2 and 3। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो। देन ये क्वेश्चन देखिए, इसमें उन्होंने पूछा है कि कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश्ड, यानी डिसॉल्व नहीं हो सकती लेकिन अबॉलिश हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। ये किस ऑफिस की बात कर रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, और इसके अलावा ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होना चाहिए इसका आंसर, ध्यान से सोचिएगा और इसके बाद ही मार्क करिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो राज्यसभा की अगर बात करें तो अबॉलिश भी नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, है ना। बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हें डिसॉल्व तो नहीं किया जा सकता बट अबॉलिश किया जा सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। राज्यसभा की बात करें तो इन्हें ना ही डिसॉल्व किया जा सकता है ना ही अबॉलिश किया जा सकता है। लोकसभा की बात करें तो इन्हें डिसॉल्व किया जा सकता है बट अबॉलिश नहीं किया जा सकता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये भी
डेफिनेटली कि हम कह सकते हैं डिजोल्व की जा सकती हैं, क्योंकि लोकसभा डिजोल्व की जा सकती हैं उसी तरीके से, बट इन्हें भी अबॉलिश नहीं किया जा सकता। बट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरे तरीके से हटा दिया जा सकता है, और यही रीज़न है कि बहुत सारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट भी नहीं करती। ठीक है, बात समझ आ रही है। और इसमें एक दो बातें और समझ लीजिए। ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिन्हें हम विधान परिषद कहते हैं, ये विधान परिषद कहलाता है। तो विधान परिषद एक तरह की परमानेंट बॉडी है और इन्हें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जिस तरह से राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। आप पैरेलली हमेशा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान हो जाता है फिर समझना। जैसे अगर लोकसभा है तो लोकसभा के पैरेलल में आप किसे देखोगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। जिस तरह से यूनियन में लोकसभा फंक्शन करता है, उसी तरह से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव फंक्शन करता है। इसी तरह से जब हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जिस तरह से स्टेट में फंक्शन करती है, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में फंक्शन करती है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि अबॉलिश नहीं की जा सकती, तो इसका जवाब है बिल्कुल सही, इसे अबॉलिश किया जा सकता है बट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और कुछ एडिशनल बातें हैं क्या इनमें? तो हाँ देखो, एक दो बातें और। इनमें भी मेंबर 6 साल तक सर्व करते हैं और 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 सालों में। बट अनलाइक राज्यसभा, पार्लियामेंट में अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक रेजोल्यूशन आएगा और स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अगर ये पास हो जाता है तो अबॉलिश किया जाएगा, और ये होता है अंडर आर्टिकल 169। ध्यान रखिएगा। आप कमेंट में ये बताइएगा कि कौन कौन से स्टेट में करेंटली विधान परिषद है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड एंड कैन बी कॉल्ड टू सेशन एनी टाइम एट शॉर्ट नोटिस। दूसरा ये कह रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर सिमेट्रिकल। बहुत ही शानदार सवाल है, केवल यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकती है, किसी मॉक टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला देखो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। आप जानते हो राज्यसभा एक तरह का परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस होने के साथ ही इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। कई बार हमने अभी ये पढ़ा। और जो इसमें आगे का स्टेटमेंट है कि इन्हें सेशन में बुलाया जा सकता है एट शॉर्ट नोटिस, ये बात भी सही है। प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा भी शामिल है, किसी भी समय, और इस तरह से सेशन में बुलाया जा सकता है। वैसे प्रिसाइजली अगर हम देखें तो आर्टिकल 85 में ये चीज़ देखने को मिलेगी। देन इसके बाद जो दूसरा कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है और इंडिया 2 हाउसेस का, ये सिमेट्रिकल है। ये बात देखो गलत हो जाती है। गलत इसलिए है क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा की पावर है ना, वो इक्वल नहीं है। कुछ मामलों में इक्वल है बट सभी मामलों में तो इक्वल नहीं है। जैसे मान लो ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा राज्यसभा के पास सेम पावर है, बट मनी बिल में तो लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव डोमिनेंस है ना। राज्यसभा केवल रिकमेंड कर सकती है और केवल 14 दिन तक ही डिले कर सकती है, राइट। तो इसके अलावा फिर आप देखो ज्वाइंट सीटिंग वगैरह में भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो लोकसभा का स्ट्रेंथ प्रिवेल होता है एट द एंड। और आप जानते हो ज्वाइंट सीटिंग को प्रिजाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो समझ आ रहा है कि हर एक एस्पेक्ट में ये पावर्स इक्वल नहीं है। तो ये जो कह रहा है सिमेट्रिकल है, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ मेकिंग इज नॉट सिमेट्रिकल। लोकसभा इज सम वी कैन से दैट समहाउ मोर फाइनेंशियल पावर्स एंड फाइनल अथॉरिटी इन ज्वाइंट सीटिंग्स। तो इस वजह से ना पहला सही है बट दूसरा गलत है, और आंसर इसका ऑप्शन है 1 ओनली। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ जब आप यूपीएससी के सारे सवाल करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट वगैरह क्वेश्चन होते हैं इनसे काफ़ी डिफरेंट है यूपीएससी का लैंग्वेज। तो एक पैटर्न आप सीख जाते हो, एक तरीका सीख जाते हो, और काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसी वजह से जो समग्र बैच है इनमें हमने स्टेट पीसीएस तक के भी क्वेश्चन कवर करें, क्योंकि कमीशन के भी कुछ सवाल बहुत ही काम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कमेटी बनाई गई थी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉर्मुलेट करती है 1976 में, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इमरजेंसी के बाद देखने को मिलती हैं। किस पर्सनैलिटी ने इन्हें हेड करा था? वीसी शुक्ला, डीके बरुआ, सरदार स्वर्ण सिंह और संजीवा रेड्डी। बेहद आसान क्वेश्चन है, हर एक बुक में कवर्ड है। आंसर इसका ऑप्शन सी है, सरदार स्वर्ण सिंह। और ये क्वेश्चन देखो अभी पूछा भी गया था सीबीआई के पेपर में, सेम क्वेश्चन है, साफ तौर से आप देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट करता है
है ना। इसमें से जो बाकी ऑप्शन है वो भी मैंने एक्सप्लेन करा है, सीबीआई की मैंने कंप्लीट एनालिसिस की है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं सर्च करके। और इसमें से जो बाकी ऑप्शन देखो, राजमनार कमेटी आप जानते हो डीएमके गवर्नमेंट ने सेटअप करा था 1969 में, ध्यान रखना। और उस टाइम पे ना डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी के चेयरमैनशिप में ये गठित किया गया था, और जितने भी सेंटर स्टेट रिलेशन के एस्पेक्ट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया गया। जैसे आपने सुना होगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज अबॉलिश कर देनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी रिकमेंड की गई थी, राइट। थैंकफुली वो नहीं अप्लाई की गई। देन इसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी कह रहे हैं, तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है ये स्टेट फंडिंग को लेके था, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है खास तौर से, कि स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इलेक्शन की ये बात करता है। और ये कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सभी लोगों को, जिससे लेस वेल्दी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर पाएंगे। इन चीज़ों को ये सजेस्ट करते हैं। जीवीके राव कमेटी है, और ये तो रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इन सब चीज़ों को डील करता है। तो कमेटी पे सवाल है, एक देखो एक और सवाल था, तारकुंडे रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह करते हैं तो ऐसे अलग से आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ती। आप देखो इन्होंने पूछ रखा है तारकुंडे, तो ऐसा नहीं कि सारे सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, पेपर में क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट वहाँ पे देखने पड़ जाते हैं ना, तो आप तभी इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। आपके पीवाईक्यू पे एक्सट्रीम कमांड है, एनसीईआरटीज़ पे जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन्हें आपने अगर अच्छे से रिवाइज करा तो हो जाते हैं ऐसे सवाल। तो इसका आंसर आप समझ ही रहे हो साफ तौर से, इसका आंसर ऑप्शन ए है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने मतलब इन्होंने पूछ रखा है और भी कमिटीज़ के नाम, जैसे दिनेश गोस्वामी है, तारकुंडे है, इंद्रजीत गुप्ता है, बलवंत राय मेहता है। ये 4 कमेटी के नाम हैं और ये इनके ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखो यहाँ पे सही आंसर क्या है, बलवंत राय मेहता तो पंचायती राज से है, तो 4 तो नहीं होना चाहिए आंसर में। अगर आप 4 हटाते हो तो ये 3 हट जाते हैं ना, तो एलिमिनेशन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। थोड़ा पुराना सवाल है, 2015 का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1, 2 और 3। जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पे रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तारकुंडे कमेटी भी जस्टिस वीएम तारकुंडे जी के द्वारा चेयर किया गया था। और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी काफ़ी फेमस है, ये इलेक्शन के स्टेट फंडिंग से डील करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है ना, ये वाली। और इसके बाद जो बलवंत राय मेहता ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कैग के बारे में पूछा गया। देखो कैग पे बहुत ज़्यादा सवाल है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अलग से हमने डिस्कस कर रखा है कई बार। पहला कह रहे हैं जो ऑफिस है कैग का, ये मॉडल है ऑन द बेस ऑफ एडवोकेट जनरल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये तो 2 अलग अलग ऑफिस है ना, एडवोकेट जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर आप ए को हटाते हो तो ये गया, ये भी गया और ये भी गया। एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ऐसे सवालों में। बाकी के देख लेते हैं। तो दूसरा कह रहा है केग इज द इम्पार्शल हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट सिस्टम। सभी को पता ही है, तो नाम में ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, तो ऑडिट और अकाउंट के ये हेड हैं। और ये रिमूव किए जा सकते हैं बाय द प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव एंड मिसबिहेवियर। देखो ये जो टर्म है ना, अभी मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ, बट ये भी गलत है। और जो इसमें कह रहे हैं कि जो ऑफिस होता है कैग का सेल बी 6 ईयर्स, हाँ ये सही है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। वैसे इसमें गलत क्या है, तो बी और डी सही है ना, और सी, ए और सी जो है वो गलत है। तो ए और सी गलत है, तो ये सारे हट गए, बी और डी सही है। कैग के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ऑफिस की बात करें तो ये अंडर आर्टिकल 148 मेंशन्ड है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, और ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स के, जैसा कि हमने देखा। पब्लिक पर्स का गार्जियन इन्हें कहते हैं, और इसका रीज़न आप समझ सकते हो, एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को देखने का ये काम करते हैं। और इसी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, और इसका रीज़न साफ तौर से समझ आ रहा है। और ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और ओथ और अफर्मेशन भी देखने का काम प्रेसिडेंट ही करते हैं। 6 या 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए, या तो 6 ईयर्स का टेन्योर पूरा हो जाए, या फिर वो जो कैग हैं उन्होंने 65 ईयर्स अटेन कर लिया, और दोनों ही केसेस में जो पहले पूरा हो जाए उनके बेस पे वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और अपना रेजिग्नेशन किन्हें सौंपते हैं, तो अगेन साफ तौर से समझ आ रहा है, प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपने का काम करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो कैसे रिमूव किए जाते हैं, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कैग के रिमूवल का प्रोसेस कैसा है, वो जज के जैसा है, यानी जज को जिस तरीके से रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसी प्रोसेस में, यानी एक रेजोल्यूशन होगा, और इसके बाद ये दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में
स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। और इसके बाद जो बेस है वो ये रखा जाएगा कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर इनकेपेसिटी हो। तो यहाँ जो इन्होंने कह दिया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये गलत है। ओनली साफ तौर से कह दिया गया केवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये बात भी गलत हो जाती है। और ये जो ग्राउंड्स बता रहे हैं ना, वो ग्राउंड्स इनफ नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है रेजोल्यूशन लाने का, ये ग्राउंड्स नहीं है। इसके बेस पे रेजोल्यूशन लाया जाएगा, फिर वो दोनों हाउसेज में पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, देन जा करके उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। देन इसके बाद अगर कैग की बात करें तो ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफिस है, इन्हें टेन्योर की सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेस पे ये काम कर रहे हैं, है ना। आप देखो पूरा दोनों हाउसेस का प्रॉपर स्पेशल मेजोरिटी लगेगा, देन जाकर ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, फर्दर ऑफिस के लिए ये एलिजिबल नहीं है। और इसका रीज़न भी साफ तौर से समझ आ रहा है, ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकें। और सैलरी कैसी होगी, तो सैलरी जो है वो जज के ही इक्वल देखने को मिलती है, और ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है ओवरऑल। देन इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारा कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज होता है। अच्छा, इसमें कुछ बातें और जो ड्यूटीज़ और पावर्स हैं वो समझ आ रहा है कि ऑडिट वगैरह का काम करते हैं, और जितने भी एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, स्टेट्स के, इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स देखते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज़ को जो भी बॉडीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सेंटर या फिर स्टेट रेवेन्यू से फाइनेंस हो रही है, इन सब चीज़ों को भी ऑडिट करते हैं ये। और आर्टिकल 151 अगर आप पढ़ोगे उसमें भी यही बताया गया है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जो कि सेंटर या स्टेट से डील करता है, वो ये प्रेसिडेंट या रेस्पेक्टिव गवर्नर को ये सबमिट करने का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। और कई बार पूछते हैं कि ये अपना ऑडिट रिपोर्ट किन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो प्रेसिडेंट को। और 3 ऑडिट रिपोर्ट ये बेसिकली, ये भी मैं बता देता हूँ, है ना। वैसे ये सब तो आपने पढ़ा होगा, हमने भी डिस्कस करा है। कौन कौन से ऑडिट रिपोर्ट हैं? ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, और इसके अलावा पब्लिक अंडरटेकिंग पे भी जो ऑडिट रिपोर्ट है। ये 3 तरह के जो ऑडिट रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और प्रेसिडेंट जो है इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में ले डाउन करते हैं, और इसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्हें एग्जामिन करता है और बाकी फाइंडिंग्स वगैरह रिपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कैग कितना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ये पार्लियामेंट के एजेंट के ऐसा काम करते हैं। और केवल कैग ही इकलौते ऑडिटर जनरल हैं और हमारे कंट्री के केस में, लेकिन ब्रिटेन में आप देखो तो एग्जीक्यूटिव पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कह रहे हैं इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, पंछी कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तीसरा, यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। और चौथा, इट डिस्कसेस मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड सजेस्ट पॉलिसीज फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। ये ऑप्शंस हैं। तो ये भी PYQ है, हमने कई बार ये डिस्कस किया है। जस्ट अ सेकेंड, इंटर स्टेट पे हमने डिस्कशन किया था। हाँ, ये देखो आप, 8 महीने पहले हमने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एनालिसिस की थी। उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना 2023 में ही RAS में, कि कौन सा कमीशन है जिन्होंने रिकमेंड करा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर गवर्नमेंट काउंसिल इन प्लेस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, है ना। इंटर स्टेट काउंसिल की जगह इंटर गवर्नमेंट काउंसिल रिकमेंड किया गया था, और ये सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड करा था। देन इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं इंटरस्टेट काउंसिल को लेके। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इट कैन इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, यानी राज्यों के बीच का जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो भी देख सकती है इंटरस्टेट काउंसिल। दूसरा ये कि जिनमें यूनियन इन्वॉल्व है उनको लेके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, तो ये बात गलत हो जाती है। यूनियन या फिर स्टेट्स को लेकर जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो इंटरस्टेट काउंसिल देखने का काम करती हैं। देन इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये डील करता है, तो आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल की बात है। और इसके बाद ये देखो कह रहे हैं कि इंटरस्टेट काउंसिल को सेटअप करने या इस्टेब्लिश करने की पावर किनके हाथों में है, तो ये प्रेसिडेंट के हाथों में है। देन ये क्वेश्चन था EPFO PA में जो पूछा गया कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, और पहला कह रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के, नहीं हमने पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के, ये बात गलत है, होम मिनिस्टर होते हैं। तो स्वैप कर दिया गया दोनों स्टेटमेंट्स को।
तो इस हिसाब से डी होता है नीदर वन नोर टू। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें जोनल काउंसिल की तो जोनल काउंसिल को हेड कौन करते हैं? होम मिनिस्टर। और अगर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखना ये। अगला ये देखो, इन्होंने पूछा इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप की गई किन की रिकमेंडेशन पे, तो आप जानते ही हो सरकारिया कमीशन। देन ये देखो, इंटर स्टेट काउंसिल को लेके द सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल वाज मेंट टू, तो क्यों किया गया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं। दूसरा कह रहा है फेडरल प्रोविजन, तो फेडरल प्रोविजन मतलब क्या हुआ? वही हुआ, स्टेट और यूनियन के बीच का रिश्ता है, इसे मजबूत करना है। और तीसरा कह रहे हैं बी एन इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस बिटवीन जुडिशियरी, नहीं जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच की बात नहीं है, स्टेट और यूनियन के बीच की बात है, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच की बात है। देन ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो, सारे पढ़ भी सकते हो। ये CAPF का है, ये भी 2015 का है CAPF का, ये CDS का है। देन इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो EPFOPA का है, ये UKPCS का है, UPPCS का है, CBI का है। हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। देन ये कह रहे हैं 263 में किन की बात है? तो 263 में जो इंटर स्टेट काउंसिल है इनको इस्टेब्लिश करने की बात प्रेसिडेंट के पास है। तो ये पूरा मैंने समझाया था आपको उस टाइम पे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 263 में इनका मेंशन है। कॉम्पोजिशन में चेयरमैन होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मेंबर्स में चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी और स्टेट्स के भी, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं और 6 यूनियन कैबिनेट के मेंबर हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, है ना। ये आप देख सकते हो, एनालिसिस जा करके यूट्यूब पे मिल जाएगी, अवेलेबल है। और इसके साथ ही आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। जोनल काउंसिल देखो स्टैब्लिश बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये याद रखना एक्ट का नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। 5 जोनल काउंसिल है। चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं होस्ट स्टेट के। ये पूछते हैं, बहुत अच्छे से याद रख लो इसे। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ होस्ट स्टेट, यानी जो स्टेट होस्ट कर रहे हैं जोनल काउंसिल को उस पर्टिकुलर टाइम पे, उनके चीफ मिनिस्टर ही वाइस चेयरमैन होते हैं। और ये रोटेशन के बेस पे देखने को मिलता है। और भी सवाल थे इस पर्टिकुलर वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी उस टाइम पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे। खैर अभी हम वापस से उन क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस हिसाब से देखो, पहला कह रहे हैं 263 में, सही बात है। और पंछी कमीशन की भी हम बात कर लेते हैं। पंछी कमीशन ने इंटर स्टेट काउंसिल को नहीं सेटअप करा है या नहीं रिकमेंड करा है, बल्कि सरकारिया कमीशन ने करा है। तो सेकंड हो जाता है गलत, ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम सेकंड हटा दें तो ये हट गया, ये हट गया। और तीसरा कह रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। नहीं भाई, यूनियन होम मिनिस्टर तो जोनल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस हिसाब से जो तीसरा है वो भी गलत है। तो 3 को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो देखो आप ध्यान से एलिमिनेशन कैसे काम कर रहा है। 3 यहाँ है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। आंसर क्या ऑप्शन है? 1 और 4। कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ को सजेस्ट करते हैं, मतलब पॉलिसीज़ वैसी जिससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो, सही तालमेल बैठा करके काम किया जाए, ना कि टसल हो। सो आंसर जी 1 और 4। ये तो अभी हमने पढ़ा है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, दोनों गलत है। यूनियन होम मिनिस्टर जो जोनल काउंसिल के और प्राइम मिनिस्टर जो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड। दूसरा कह रहे हैं जो ग्राउंड होगा फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ जज पर्टेन्स टू इनकेपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर। तीसरा ये कि मिनिमम 100 MP चाहिए जिससे इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सके लोकसभा में। और चौथा ये कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं जज को। गलत वाला बताना है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो हमेशा इसे एनसर्कल कर लेना पेपर में या जैसे भी हो, बट बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब आप पूरा सॉल्व करो, क्वेश्चन टाइम दो और सही आंसर निकालो और मान के भी चलो कि सही है और वो गलत निकल जाए तो दुख काफ़ी होगा। तो आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में क्या ये बात है सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट की? तो डायरेक्टली बेयर एक्ट में चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ें मेंशन हैं या नहीं। वैसे ये तो हमने पढ़ा है कई बार, बट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो 124A में NJAC की बात थी, जो आप जानते हो अबॉलिश कर दी गई है। तो 124 में अगर हम देखें तो देखो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और पार्लियामेंट के द्वारा बाय लॉ प्रिस्क्राइब किया जाएगा, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। बट आप जानते हो ये नंबर तो पार्लियामेंट डिसाइड करती हैं। देन इसमें बहुत सारे क्लोज हैं। क्लोज 4 में आप देखो तो बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं शेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट
सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। क्या ये बात आपको समझ आई? देखो इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर ये रेजोल्यूशन लेके आए, और वो भी कब होगा? जब इनमें सपोर्ट मिल रहा हो। ठीक है, ये रेजोल्यूशन भी ऐसे ही नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे देखो साफ तौर से बताया जा रहा है कि सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और अगर हम और डिटेल तरीके से इसे देखना चाहें तो खास तौर से ये बात करते हैं कि इनमें प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए कितने मेंबर्स का? 100 मेंबर्स का अगर ये लोकसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर्स का अगर ये राज्यसभा में लाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो ये कि या तो ये लोकसभा में लाया जाएगा रेजोल्यूशन या फिर राज्यसभा में, और अगर ये लोकसभा में लाया जाता है तो 100 मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी। आप समझो ये क्यों रखा जाता है? हर बात में ना आप क्वेश्चनिंग करो, लॉजिक लगाओ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी रटने नहीं पड़ेंगे। 100 मेंबर्स की जो मेंबरशिप है या अप्रूवल है वो इसलिए चाहिए ताकि ये प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स हो। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों पे ही रिमूवल का रेजोल्यूशन लाया जा सके। जब पूरा सीरियस मुद्दा हो, जब सारे मतलब बहुत बड़ा नंबर, सारे नहीं बट बहुत बड़ा नंबर इस बात को सपोर्ट में कर रहा हो, और उसके बाद ही ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो 100 मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी लोकसभा में, और अगर ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो 50 मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद इस बिल पे डिस्कशन होगा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास किया जाएगा, और 2/3 जो टोटल मेंबर है प्रेजेंट रहेंगे, वोटिंग करेंगे। मान लो लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, और इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। और यही प्रोसेस खत्म नहीं होती है। हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, मान लो ये लोकसभा में फाइनल बिल है, तो अगर लोकसभा के स्पीकर हैं वो डिसाइड करेंगे, वो एक सेटअप करेंगे जुडिशियल कमेटी को, जिनमें 3 मेंबर्स होंगे, और इन 3 मेंबर में कौन कौन होंगे? तो चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट के, कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे जिनका बहुत ही अच्छा नॉलेज हो लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई अदर सुप्रीम कोर्ट जज भी होंगे। तो आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कमेटी में 3 लोग शामिल होने चाहिए। पहला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई अदर सुप्रीम कोर्ट जज जो कि अपॉइंट किया गया हो बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा हाई कोर्ट के भी, इनफैक्ट हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस होंगे, और कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे जिनका प्रोफाउंड नॉलेज हो लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये 3 मेंबर की बॉडी गठित की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और इसके बाद अगर चार्जेस एडमिट किए जाते हैं तो रेजोल्यूशन पास होगा विद द स्पेशल मेजोरिटी, एंड देन फाइनली ही और सी विल बी इम्पीच्ड। तो ये पूरी प्रोसेस है, और एनजेएसी तो खैर रद्द कर दिया गया था, बट इसके अलावा जो प्रेजेंट प्रोसेस चल रही है इसमें आप देखो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या गलत है देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 124(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी इम्पीच। ये बात तो सच है। अगर ए सही है तो ये हट जाता है, ये हट जाता है। देन सी एंड डी और सी में चेक करना है। तो सी में कह रहा है मिनिमम 100 MPs आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट मोशन इन द लोकसभा। अगर हम इस बात को देखें तो क्या ये बात सही है? तो सही तो है बट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इस सेंस में कि आप जानते हो मिनिमम 100 मेंबर चाहिए, बट लोकसभा में और राज्यसभा में तो इनिशिएट किया जा सकता है ना 50 मेंबर्स के साथ। तो इस हिसाब से जनरली इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंप्लीट करेक्टनेस हो फैक्ट की। अदरवाइज केवल एक हाउस रूल को आप कंसिडर करोगे तो इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट माना जाता है। तो इस वजह से सी हो जाता है गलत। और जो चौथा कह रहे हैं प्रेसिडेंट कैन पार्डन द जज, ये स्टेटमेंट पुअरली फ्रेम्ड है। मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहे हैं कि जब एक बार इम्पीचमेंट प्रोसेस हो जाए तो क्या फिर प्रेसिडेंट उन्हें पार्डन कर सकते हैं? तो देखो ये गलत है। प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन अ जज रिमूव बाय इम्पीचमेंट, क्योंकि इम्पीचमेंट तो एक तरह का लेजिस्लेटिव एक्शन है ना, इनमें पार्डन के पावर अप्लाई नहीं होते हैं। तो सी और डी जो है वो गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑफिशियल आंसर भी यही है। और सी में भी देखो डाउटफुल हो सकता है स्टूडेंट्स को, उसका रीज़न वही है कि ये फैक्ट तो सही है ना, तो इस हिसाब से फैक्ट सही है, बट जब क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रेमिंग ना हो ना स्टेटमेंट्स की, क्योंकि ये आधी बात बता रहे हैं और आधी बात को गलत ही कंसिडर किया जाता है यूजुअली। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि सी और डी जो है इससे गलत हो जाते हैं।
और डी तो आप समझ ही रहे हो कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ये जो पार्डन वाली बात है ना, वो लेजिस्लेटिव एक्शंस में शामिल नहीं होती है, और इसको लेके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से। बाकी ये आप देखो एक बार, ये पूछा गया था CAPF में कि कौन सा गलत है ना, सेम तरह का सवाल था। पहला कह रहे हैं जो मोशन है एड्रेस किया जाएगा बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि बोथ द हाउसेज की बात तो नहीं है। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 मेंबर चाहिए, और राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50। तो आंसर इसका ए बनता है। और इसके बाद कह रहे हैं जो मोशन है इनमें कमेटी होगी 3 जजेस की ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो इसमें ना ये भी स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उस बेस पे अगर आप जाके चेक करो कि हाँ इनमें तो हाई कोर्ट के भी जज होते हैं, 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं होती है, देन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट तो होते ही हैं। तो एकदम प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ जाओगे तो ये भी गलत हो जाता है। लेकिन यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कैंसिल नहीं करती है, इनमें जो ज़्यादा गलत है ना उन्हें कैंसिल किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, फैक्चुअली ही इनकरेक्ट है, राइट। तो इसका आंसर यूपीएससी ने भी ए दिया है। तो बाल की खाल अगर आप करने बैठोगे ना, ये बिल्कुल नीट पिकिंग करोगे एक एक क्वेश्चन की, तो बहुत बार आपके आंसर्स गलत होंगे। तो इनमें आपको जो ज़्यादा गलत है, जो बिल्कुल साफ तौर से फैक्चुअली गलत है, उन्हें आपको हटा देना और वही आंसर रहेगा। देन इसके बाद देखो, इफ द कमिटी फाइंड द जजेस गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और दैट ही सफर्स फ्रॉम इनकेपेसिटी, द मोशन टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ कमिटी इज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग। सही बात है ये तो। और चौथा कह रहे हैं जज को रिमूव कर दिया जाएगा आफ्टर द प्रेजेंट गिव्स हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल। देन ये क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज में पूछा गया था 2019 में, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है ये, 4 स्टेटमेंट्स हैं इनके, और 2019 में ये पूछा गया था। देखो पहला कह रहा है जो मोशन है टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस एक्ट 1968। और दूसरा कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इनमें डिटेल्स दी गई है कि इनकेपेसिटी का मतलब क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का क्या मतलब है। और तीसरा कह रहा है जो डिटेल है प्रोसेस को लेकर, इम्पीचमेंट प्रोसेस को लेकर, ये सारा जजेस इंक्वायरी एक्ट में गिवन है। और चौथा ये कि अगर इम्पीचमेंट मोशन वोटिंग पे है तो लॉ रिक्वायर करता है कि मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? देखो एक एक करके चेक करते हैं। पहला कह रहा है जो मोशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाएगा, उस पर्टिकुलर मोशन को स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो देखो ये बात गलत है। ये बात गलत इस सेंस में है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज द पावर टू एडमिट और रिफ्यूज अ मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज, और ये चीज़ जजेस इंक्वायरी एक्ट में दी हुई है। और अगर आप लॉजिकल सोचें तो प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना है, जज के रिमूवल के प्रोसेस को मुश्किल बनाना है, तो अगर स्पीकर के हाथों में पावर है और वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोशन को आगे बढ़ने दिया जाए या नहीं, तो वो चीज़ भी उनके हाथों में होगी, है ना। तो पहला क्या है? गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द पावर टू एडमिट और रिफ्यूज अ मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज, और ये चीज़ सेक्शन 3(1) आप पढ़ोगे ना जजेस एक्ट का, तो वहाँ ये मेंशन मिल जाएगा। देन दूसरा कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें डिटेल दी गई है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो आप समझ सकते हो हर एक टर्म को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी है, इनको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब इन पे डेफिनेशन नहीं है कुल मिला करके। तो ये कह रहे हैं डिटेल दी गई है, नहीं ये गलत है, केवल टर्म यूज किए गए हैं। और ये टर्म कहाँ है? आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में। उसके बाद जो तीसरा कह रहे हैं जो डिटेल है ऑफ द प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ इम्पीचमेंट आर गिवन इन जजेस एक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन 3(1) खास तौर से डील करता है इन चीज़ों से। और इसके बाद चौथा कह रहे हैं कि वही वोटिंग वगैरह आएगा तो फिर इनमें क्या प्रोसेस लगेगी। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही बता रहे हैं ये। अगर इम्पीचमेंट की बात है और वो वोटिंग के लिए, तो लॉ में यही कहा गया है कि प्रत्येक हाउस में ये जो मोशन लाया जाएगा इनमें टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए और 2/3 टोटल मेंबर प्रेजेंट होकर वोट करने चाहिए। तो जो तीसरा और चौथा है वो सही है ना, सो आंसर ऑप्शन सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीट्स के बारे में सवाल है। अगर आपने हमारी फंडामेंटल राइट वाली वीडियो देखी है तो आप इसे आंसर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फंडामेंटल राइट पे डिस्कस किए थे, और रीट को अगर आप अलग से मिला दो तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, क्योंकि हर पेपर में ये पूछा जाता है, आपको पता ही होगा हर पेपर में ये पूछते हैं रीट्स वगैरह के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। तो इसी पेपर में पूछा गया था 2021 में, 4 साल बाद रिपीट कर लिया गया। तो वी कमांड का मतलब क्या है?
पहला कह रहे हैं आस्किंग अ पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज़। तो क्या यही सही है? हाँ, यही सही है। अगर कोई पर्सन पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं तो उनको लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए ये पर्टिकुलर रिट इशू किया जा सकता है। और जो मैंडेमस है ये हायर कोर्ट या फिर जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, ये पब्लिक ऑफिशियल को इशू करती है, कॉरपोरेशन वगैरह को इशू करती है कि आप एक लीगली बाउंड तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो, अगर वो अपने ऑफिस को होल्ड करने में फेल्योर हैं तो। और इसके बाद जो दूसरा कह रहे हैं लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ एनी पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, ये तो को वारंटो है ना। को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, जिससे एक पब्लिक पोस्ट को जिन्होंने होल्ड करा है उनकी लीगलिटी चेक होगी। देन इसके बाद कह रहा है आस्किंग अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड एनी अदर पर्सन, तो ये आप समझ ही होगे, हैबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी ऑफ, यू मे हैव द बॉडी, यानी अनलॉफुल डिटेंशन से रिलीज करवाने के लिए हैबियस कॉर्पस इशू किया जाता है। और चौथा कह रहा है अगेंस्ट एनी लोअर कोर्ट नॉट टू डू एनी एक्ट एक्सीड ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, ये तो प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, निषेध हिंदी में कहते हैं, फॉरबिड, यानी स्टॉप्स आर लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स पावर, अपने दायरे से बाहर जाकर कोई कोर्ट काम ना कर पाए, यानी लोअर कोर्ट्स काम ना कर पाए, इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ये पर्टिकुलर रिट को इशू कर सकते हैं। तो सेम सवाल है तो आंसर भी सेम होगा। क्या इन्होंने कुछ बदला है? नहीं, बस एक इंग्लिश में नया वर्ड यूज कर दिया है, कंपेल। कंपेल मतलब वही मजबूर करना, टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यूपीएससी किस पार्ट में? देखो, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्ट्स वगैरह आपके टिप्स में होने चाहिए। सारे के सारे पार्ट्स 22 भाग है हमारे संविधान में, बहुत अच्छे से ये आपको याद होना चाहिए, कोई ट्रिक वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए। देखो यार, हमारा संविधान है, हमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला कह रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप की बात है पार्ट 2 में, फंडामेंटल राइट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, और पार्ट 4A यानी अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। पार्ट 5 यूनियन से डील करता है और पार्ट 6 स्टेट से। पार्ट 7 में अगर आप देखो तो फर्स्ट शेड्यूल के स्टेट्स की पार्ट बी की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, पार्ट 9 पंचायत है और 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ है, ठीक है। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ की बात है। पार्ट 11 में रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्यूट्स की बात है। पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट, यानी यूपीएससी वगैरह के बारे में पार्ट 14 में मेंशन है। और आप कमेंट करके बताइए कि यूपीएससी के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है। देन पार्ट 14 ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। पार्ट 15 में इलेक्शंस की बात है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो ये याद रखना, 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है और 17 में लैंग्वेज है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, 17 में लैंग्वेज है। 19 में अगर देखें तो मिसलेनियस है। 20 में अमेंडमेंट की बात है, 20 वाला भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। पार्ट 21 में टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टैक्स इन हिंदी और रिपील्स है। तो इसमें यूपीएससी के बारे में पूछा इन्होंने, तो मेरे ख्याल में जो आंसर है वो पार्ट 14 होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 14। पार्ट 15 क्या है? पार्ट 15 भी याद रख लो, इलेक्शंस है। और पार्ट 20 क्या है? अमेंडमेंट है। पार्ट 18 क्या है? फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। पार्ट 18 क्या है? अभी हमने पढ़ा है ये, देखो पार्ट 18 में हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीलिमिटेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन इंडिया। तो डीलिमिटेशन को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके बेस पे आंसर करना है। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पोस्ट करके। पहला कह रहे हैं डीलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। दूसरा, डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तीसरा, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डीलिमिटेशन का, वह इंश्योर करना कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रफली इक्वल पॉपुलेशन हो और इस तरह से 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया जाए। चौथा, जो करंट डीलिमिटेशन है ये बेस्ड है 2001 के सेंसस में
और नेक्स्ट वन मैंडेटेड है आफ्टर द फर्स्ट सेंसस फॉलोइंग 2026। तो ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है। इनफैक्ट ये सिविल सर्विसेज का जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था ये, और बेहद आसान है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में कि ये 4 बार गठित की गई है, 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड है। कौन कौन से ईयर में? 1952 में, 63, 73 और 2002, है ना, ये याद रखना। और 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसमें डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया जाता है। इसमें ना एक्चुअली 2 एक्ट है, ये मैं समझा देता हूँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो होता यह है कि जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो सीट्स हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। मैं लिख देता हूँ, फ्रीज द सीट्स टिल 2026। और ये ना 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग रहता है। बट उसके बाद क्या होता है कि 87th अमेंडमेंट आता है, और इसमें जो सेंसस है ना, जो 1991 वाला यूज़ किया जा रहा था, इसे बढ़ा करके 2001 वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समझ आ गई बात। तो 2001 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग 2026 तक सीट्स फ्रीज कर दी गई। और इस हिसाब से अगर हम देखें एक एक करके कौन कौन से सही कौन कौन से गलत हैं। पहला कह रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है वो प्रोसेस है, रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, सही बात है। दूसरा कह रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनको कोर्ट में चेंज नहीं किया जा सकता। देखो ये बात भी सही है, ये ना पहले भी पूछा गया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और ये हमने डिस्कस भी किया है। डिलिमिटेशन मैं सर्च कर लेता हूँ ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल थे उस टाइम पे जो हमने डिस्कस किया था। ये देखो 2000, हाँ, इस पे पूछा गया था ना सीडीएस में कि कितनी बार, ये पहली बार कब गठित किया गया। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 1951 नहीं 1952 में पहली बार हुआ, ये याद रखना। फिर 63, 73 और 2002 4 बार हुए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, तो ये भी रिसेंटली जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया था, और इसमें भी वही पूछा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर प्रोविजंस बना सकती हैं। दूसरा ये कि जो लॉ की वैलिडिटी होगी पार्लियामेंट के द्वारा विद रेस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन सेल नॉट बी कोल्ड इन क्वेश्चन इन अ कोर्ट, यानी कोर्ट में इनके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती। देखो बहुत लोगों को सेकंड स्टेटमेंट गलत लग सकता है कि माइट बी कोर्ट में क्वेश्चनिंग की जा सकती है, बट आर्टिकल 329 आप पढ़ोगे तो इसमें साफ तौर से लिखा गया है। आर्टिकल 329 में जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो, बार टू इंटरफेरेंस की बात की गई है ना, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेड और purporting to be made under article 327 and 328 shall not be called in question in any court। तो यही वजह है बैरेक पढ़ने की, और इसी वजह से हमने बैरेक बहुत डिटेल में कवर करा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है अगर आप क्लैरिटी के साथ ना पढ़े तो। फिर इन्होंने और भी एक बात बताई है कि नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर सेल बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन प्रेजेंट टू सच अथॉरिटी। तो इसमें इलेक्शन पिटिशन डालना होगा, देन इसके बाद इन पे सवाल उठाया जा सकता है। एंड इन सच अ मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। समझ आ गई बात। तो लेजिस्लेचर के द्वारा उस टाइम पे जो अप्रोप्रिएट लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसके बेस पे पिटिशन लगाई जाएगी, इलेक्शन पिटिशन, देन उस पर इंक्वायरी की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। सो या दैट्स इट। 328 तो आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है, और 326 में अडल्ट सफरेज की बात की गई है। सो दोबारा चलते हैं उस क्वेश्चन पे, ये वाली फाइल है, हाँ। तो इसमें 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे थे हम, तो हमने देखा कि इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, कई बार पूछा गया है ना, जियो साइंटिस्ट में पूछा गया। ये सिविल सर्विसेज 2012 का भी क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज 2012 में भी पूछा गया है। तीसरा कह रहे हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन देयर बाय अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ 1% वैल्यू, यही रीजन है ना। और चौथा कह रहे हैं करेंट डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है ऑन द बेस ऑफ 2001 सेंसस, और नेक्स्ट वन मैंडेटेड है आफ्टर द फर्स्ट सेंसस फॉलोइंग 2026। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है ये भी। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है ओनली टू इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर, फॉरेनर को नहीं दिया गया। अगर आपने मेरी समग्र बैच की डेमो वाली वीडियो देखी है जो मैंने यूट्यूब पे डाली, या अगर आप बैच में हो, तो फंडामेंटल राइट पे जो हमने 120 सवाल डिस्कस करे थे लगभग, उसमें हमने ये करीब 8 से 10 बार पढ़ा कि वो बार बार पूछते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स केवल इंडियन सिटीजन को है। बिल्कुल आपको रट गया होगा वो तो एंड तक, 15, 16, 19, 29, 30, तो ये जो 5 है ना, ये केवल सिटीजन को। अब देखो ये क्वेश्चन अगर हम इसे एक बार रिवाइज कर लें तो ओनली टू इंडियन सिटीजन ना,
ये देखो आप कितनी बार इन्होंने पूछ रखा है कौन कौन से फंडामेंटल राइट अवेलेबल है नॉन सिटीजन को सीडीएस में। देन इसके बाद और भी देखो ये पूछा था इन्होंने कि कौन सा करेक्ट नहीं, केवल इंडियन सिटीजन के लिए क्या। बहुत सारे सवाल हैं, ये फिर से पूछा गया था। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा था कौन कौन से नॉन सिटीजन को अवेलेबल हैं, है ना, ओनली टू इंडियन सिटीजन। तो बहुत बार ये पूछते हैं, बार बार ये पूछा गया, आप जैसा कि देख पा रहे हो सिटीजन को है या नहीं। तो ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आप उसे रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आप देन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ में से कह रहे हैं कि कौन सा इंडियन सिटीजन को दिया गया, फॉरेनर को नहीं। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल ओनली सिटीजन्स को है। तो इनमें से 14 तो नहीं है, 20 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। आंसर इज ऑप्शन बी। 19 जो है वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिला है, फॉरेनर्स को नहीं। बाकी के देखो प्राइम इंपॉर्टेंस का आर्टिकल है तो फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं। आसान है, काफ़ी आसान है ये सवाल। तो अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से आपने कर रखा है ना, तो एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जो आपका गलत हो। और अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हो रहे ना, तो फिर कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कट ऑफ से काफ़ी पीछे रहने वाले हो आप। ठीक है, दिस इज़ द हार्श रियलिटी, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक हैं। पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड्स, जो सा भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस कवर होते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा, इनके पास राइट है कि वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना वोटिंग राइट के। और तीसरा, इनके पास क्वालिफिकेशंस होता है इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। और चौथा ये कि उनके जो रिम्यूनरेशन है फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ अंडर आर्टिकल 148। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में देखो, पहली बात तो आर्टिकल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने भी आपको याद करवाया है। जब आप 76 लिखते हो ना, तो ये ऐसे बन जाता है अटॉर्नी जनरल, राइट। एजी यानी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के लिए जो आर्टिकल है वो 76 है। और जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं देश के, वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। और ये एक ऐसे पर्सन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल क्वालिफिकेशन रखते हैं, इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर किसी दूसरे हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज हो, या 10 साल के लिए एडवोकेट हों, या एमिनेंट जूरिस्ट हों प्रेसिडेंट की नज़रों में, है ना। और जो टर्म है ऑफिस एंड ग्राउंड ऑफ रिमूवल का अटॉर्नी जनरल का, वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि अटॉर्नी जनरल के टर्म ऑफ ऑफिस और रिमूवल के ग्राउंड, ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं है। तो इस वजह से ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर कोई हिंदी मीडियम है तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है बताना। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं, यानी ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एट एनी टाइम। किसी भी समय प्रेसिडेंट उन्हें ऑफिस से हटा सकते हैं। और इसके अलावा ये खुद भी क्विट कर सकते हैं, राइट। और रेजिग्नेशन लेटर ये प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं। और कन्वेंसली वो तब रिजाइन करते हैं ना, सब गवर्नमेंट रिजाइन करती है या रिप्लेस करती है। और इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जनरली गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए होते हैं, या ओवरऑल ये सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं। तो रेमुनरेशन इनका फिक्स नहीं होता बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके जो सैलरी, रेमुनरेशन वगैरह ये भी डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ही, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं। और ये ना चीफ लॉ ऑफिसर हैं। तो चीफ लॉ ऑफिसर होने के साथ ही आप समझ सकते हो कि इनके ऊपर जो जवाबदेही है वो ये कि वो एडवाइस दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन ऑल केसेस। और दूसरा तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात तो ये कि ये अपेयर करते हैं इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस जिसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न हो। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हो। अच्छा, राइट्स एंड लिमिटेशन भी इनके आपको पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर, जो इंडियन टेरिटरी में है, वो जाकर एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं। और इनके पास ये भी अधिकार होता है कि अपनी बात रख सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इवन ज्वाइंट सीटिंग भी हो रही है तो इनमें भी जाकर ये अपनी बात रख सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ये रीज़न। बट जितने भी एमपीज़ को जो भी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ मिलते हैं वो सारे इन्हें अवेलेबल होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, केबीसी में 1 करोड़ के अमाउंट में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट टाइम जब, और ये वो सवाल था, द सेकेंड लेट मी जूम आउट। हाँ, ये वो क्वेश्चन था। देखो, फर्स्ट जो विनर थे हर्षवर्धन नवाटे जी, पूछा गया था हु अमंग दिस डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन है सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल। और ये 1 करोड़ के अमाउंट में पूछा गया था। इन्होंने तुरंत ही आंसर दे दिया था, और माइट बी ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। खैर जो भी हो, हमें समझ आ रहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, अटॉर्नी जनरल।
बाकी एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला कह रहे हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि इनके पास ये राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो ये बिल्कुल सही बात है, विदाउट वोटिंग राइट है ना। और तीसरा ये इनके पास क्वालिफिकेशन होता है, जो मैंने आपको बातें बताई वही पूछ रहे हैं। और इनके जो रेम्यूनरेशन है पार्लियामेंट फिक्स करती है अंडर आर्टिकल 140, नहीं भाई 148 कहाँ से, 148 में तो कैग की बात है ना, 148 में तो कैग की बात है, और ऊपर से पार्लियामेंट तो फिक्स करती ही नहीं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। सो 1, 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें इन्होंने पूछा MBBCS के पेपर में कि एज पर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट अ पर्सन टू बी अटॉर्नी जनरल, किस बेस पे, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा, हु हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, और चौथा कि एटलीस्ट 7 ईयर्स हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए। सारी चीज़ें गलत है एक्सेप्ट ऑप्शन सी सही है। क्योंकि देखो क्या क्या कंडीशन है एलिजिबिलिटी को लेकर। तो पहली कंडीशन तो यही है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल क्वालिफाइड ये होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, तो इस हिसाब से सी सही होता है। दूसरी कंडीशन तो ये है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए और हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए, तो इन्होंने वो बात यहाँ पे मेंशन ही नहीं करी। उसके बाद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट 7 ईयर एडवोकेट हो, ये भी गलत है, एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए, ये वाली कंडीशन है। और जो चौथा कह रहे हैं एडवोकेट हों ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, नहीं ये चीज़ तो गलत ही है ना, तो इस हिसाब से जो आंसर है वो सी है। बहुत सारे सवाल है अटॉर्नी जनरल के ऊपर, कम से कम 20-30 सवाल तो यूपीएससी के ही पेपर्स के हैं, स्टेट पीसीएस मिला दो तो 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम केवल लिमिटेड क्वेश्चन ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक पे ही वीडियो बन जाएगा, तो उसके लिए स्पेसिफिकली यूट्यूब के वीडियोज़ में हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अलावा कोर्सेज में भी तो टॉपिक वाइज ही डिस्कशन है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, करेक्टली मैच आपको बताना है 6 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल। अब बेहद आसान सवाल है, आई गेस इसका आंसर ऑप्शन बी है। 7 शेड्यूल में पावर के डिवीजन की बात है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं इसमें, आप जानते हो पावर डिवीज़न की बात की गई है 7 शेड्यूल में। और इसके अलावा बाकी के जो शेड्यूल्स हैं वो भी गलत मैच हैं, जैसे 6 शेड्यूल में लैंग्वेज की बात कर दी गई है, देखो लैंग्वेज की बात 6 शेड्यूल में तो है ही नहीं, 8th शेड्यूल में है। 6 शेड्यूल में तो ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो ये गलत है। तो उसके बाद 8th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म और सीलिंग, लैंड होल्डिंग इनकी बात है, ये भी गलत हो जाता है। और 9th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़, तो ये गलत है ना, 9th शेड्यूल में तो उन लोगों को रखा गया है विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जैसे लैंड रिफॉर्म्स वगैरह। ट्राइबल एरियाज़ तो 6 शेड्यूल के अंदर हैं, तो इस हिसाब से आंसर बी है। सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के हमने डिस्कस कर लिए, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस लेवल में कंसिडर करते हैं, इजी, मॉडरेट या टफ। अगर आप ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी एक्सक्लूसिव बैच है। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समग्र बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, डिफेंस एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हमारी एक्सक्लूसिव सूरवीर बैच है। सभी बैच की डिटेल्स लेना बहुत आसान है, ये नंबर है व्हाट्सएप के लिए, यहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। देन उसके बाद ऐप और वेबसाइट में आपको ऐड कर दिया जाता है। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।